जब भी हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसमें एक हमारा टॉपिक आता है जियोमॉर्फोलॉजी। और उसी में हम लोग एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के नाम से दो बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। अब एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस कहलाती हैं जो अर्थ की सरफेस के अंदर काम करती हैं और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, उनकी वजह से बेसिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। और वहीं अर्थ के सरफेस के बाहर काम करने वाली वो फोर्सेस जो उन फिजिकल फीचर्स को लेवल डाउन करती हैं या फिर उनकी हाइट को, लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को कम करती हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाती हैं। तो कंसेप्ट यहां पर हमने बड़ा हमेशा सिंपल सा पढ़ा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से यहां पर फिजिकल फीचर की हाइट बढ़ती है, लेकिन एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से फिजिकल फीचर्स की हाइट यहां पर कम होती है। लेकिन एक नई रिसर्च स्टडी यहां पर सामने आ रही है जो हमारे बेसिक ज्योग्राफी के कंसेप्ट के एकदम अगेंस्ट जा रही है। यहां पर हाल ही की एक रिसर्च स्टडी में यह कहा जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली कुछ ऐसी नदियां हैं जो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंडर आएंगी, लेकिन वो हिमालय की हाइट को कम नहीं कर रही हैं, बल्कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को बढ़ा रही हैं। जी हां, सुनने में पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगता है। जब मैंने भी पहली बार इस रिसर्च के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा शायद कोई गलत ही रिसर्च हो गई है, लेकिन ये रिसर्च एग्जैक्टली सही है। और ऐसा यहां पर देखने को भी मिला है क्योंकि इंडियन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे काफी हद तक थोड़ा बहुत प्रूव भी किया है। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस फिजिकल फीचर्स की हाइट को कम करते हैं, यहां पर कुछ रिवर्स आपके माउंट एवरेस्ट की हाइट को बढ़ा कैसे रहे हैं, इसी चीज को इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि अरुण रिवर जो बेसिन है, जो आपको बेसिकली हिमालय के रीजन में ही देखने को मिलती है, जो नेपाल और तिब्बत के एरिया में बहती है और आपके माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की हाईएस्ट पीक है उससे करीबन 75 किलोमीटर दूर है, उसकी वजह से यहां पर जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट 2 मिलीमीटर पर ईयर बढ़ रही है। जी हां, कम नहीं हो रही है। अभी तक हमें यही पता था कि जब हम लोग बेसिकली हिमालय के बारे में बात करते हैं तो दो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जिसे हम लोग इंडो चाइना प्लेट या इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, और दूसरी प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेट्स की वजह से बेसिकली हिमालय जो है वो एक यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन बना है इस दुनिया का, जो 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही बना है। और यहां पर ये जो दोनों प्लेट हैं अभी भी एक्टिव हैं, इसकी वजह से जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको वहां पर अर्थक्वेक जैसी चीजें भी लगातार हिमालयन रीजन में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर इस नई स्टडी में यह कहा जा रहा है कि नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, not just because of the concept of isostasy, but because of this particular river system also Mount Everest की हाइट 2 मिलीमीटर पर ईयर यहां पर बढ़ती जा रही है। समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि पूरा का पूरा ये जो माजरा है वो है क्या। अब अगर देखिए, अगर आप करंट माउंट एवरेस्ट की अगर हाइट देखते हैं तो वो 8,849 मीटर्स के आसपास आपको देखने को मिलती है। और रीसेंट ग्रोथ अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 89 या 90,000 ईयर्स में 15 टू 50 मीटर जो है इसकी मोर देन एक्सपेक्टेड जो एवरेज हाइट है वो हमको यहां पर बढ़ती हुई दिखती है। और इसके कॉजेस में इरोजन बताया जा रहा है अरुण रिवर की वजह से। अब यहां पर टर्मिनोलॉजी भी हम लोग इरोजन यूज कर रहे हैं भाई, जैसे कि कोई भी एक्सोजेनिक एजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग रिवर टोपोग्राफी में कोई फ्लोइंग वाटर लेते हैं तो मान लीजिए कि अगर ये जो मेरा हाथ है, ये मान लीजिए कि अगर आपका हिमालय का कोई स्लोप है और ये दो उंगलियां मान लीजिए कि किसी भी नदी के दो बैंक हैं, इस तरीके से अगर ये नदी यहां पर बहती है स्लोप में, तो ये जो हिमालय के रॉक पार्टिकल्स है उसका ब्रेकडाउन करेगी, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। उन्हीं रॉक पार्टिकल्स का जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और वो कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसे हम लोग इरोजन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि थ्योरी से भी समझ में आ रहा है कि इससे हिमालय का जो स्लोप है या पीक है उसकी हाइट कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर रिसर्च सामने आ रही है कि अरुण रिवर के इरोजन की वजह से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट यहां पर बेसिकली थोड़ी सी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये बेसिक कंसेप्ट के अगेंस्ट किस तरीके से जा रही है चीजें। इरोजन इंपैक्ट बेसिकली हमको यहां पर एग्जैक्ट माउंट एवरेस्ट में देखने को नहीं मिलता, लेकिन माउंट एवरेस्ट से करीबन 75 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है, तिब्बत और आपकी नेपाल के रीजन में। एनुअल अपलिफ्टमेंट रेट जो है हमको माउंट एवरेस्ट का 2 मिलीमीटर पर ईयर देखने को मिलता है। और आइसोस्टेसी जो है यहां पर तो बेसिकली एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर ही रही है, जिसे हम लोग आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपका लिथोस्फीयर है, आपका जो क्रस्ट है और उसके नीचे जो मेंटल है, उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम जो बैलेंस किया जाता है
वो आइसोस्टेसिस के द्वारा किया जाता है, जिससे कि लिथोस्फीयर को एस्ट्रोनॉस्फीयर के ऊपर फ्लोट होने में ज्यादा मदद मिलती है और हमें अर्थ के अलग अलग बेसिकली लोकेशन पे फिजिकल फीचर्स की हाइट उसकी वजह से अलग अलग देखने को मिलती है। तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है ये तो बेसिकली बता ही रहा है कि हिमालय हमको करीबन बेसिकली 70 मिलियन ईयर साल पहले देखने को मिला है, जिसमें हम लोग इंडो चाइना और इंडो यूरेशियन प्लेट के बारे में देखते हैं। अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो इंडो चाइना प्लेट इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती है और हम लोग यहां पर अगर इंडो यूरेशियन प्लेट की बात करते हैं तो वो साउथ ईस्ट की तरफ मूव करती है और दोनों यहां पर टकराकर बीच में आपका हिमालयन माउंटेन की जो रेंजेस हैं उसको पूरी तरीके से यहां पर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो अरुण रिवर है उसका मर्जर जो है वो कोसी रिवर से हुआ था 89,000 साल पहले, क्योंकि कोसी रिवर जो है वो इकलौती रिवर नहीं है। कोसी जो है 7 अलग अलग कोसी से मिलकर बनती है, जिसमें अरुण कोसी, इंद्रावती कोसी, भोते कोसी, सन कोसी, दूध कोसी एटसेट्रा एटसेट्रा 7 कोसी मिलकर एक कोसी रिवर बनती है। 89,000 साल पहले हम लोग ये देखते हैं कि अरुण कोसी जो है, जिसे हम सिर्फ अरुण रिवर कह रहे हैं अभी, उसका मर्जर मेजर जो हमारी मेन कोसी रिवर है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उससे देखने को मिलता है। अब यहां पर ये नई रिसर्च स्टडी में आया है कि ये जो अर्जुन कोसी रिवर है या फिर जो आपकी सिर्फ अरुण कोसी रिवर है या जो सिर्फ अरुण रिवर है, उसने जितने पार्टिकल का यहां पर इरोजन किया है वो पार्टिकल का कुछ पोर्शन कोसी रिवर में जा मिला और कुछ पोर्शन कोसी से गंगा में जा मिला। लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो कोसी रिवर में आया नहीं, वो बेसिकली क्या है कि हिमालय के एरिया में ही वो बेसिकली डिपॉजिट हो गया, यानी उसका इरोजन ना होकर उसका वेदरिंग हुआ है, यानी रॉक पार्टिकल वो वहीं का वहीं रह गया, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया गया है। तो वो जो बेसिकली वेदर्ड आपका रॉक मटेरियल है वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर डिपॉजिट होने लगा है, जिसकी वजह से अरुण रिवर ने जो पार्टिकल्स की वेदरिंग की उसका डिपोजिशन आपको अलुवियल सॉइल के नाम पर गंगा यमुना बेल्ट में ना देखते हुए आपको वहां पर माउंट एवरेस्ट पे देखने को मिला है। हाउ इट वाज बेसिकली प्रूव, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर या फिर हिमालय के रीजन में माउंट एवरेस्ट के नजदीक में जो बेसिकली रॉक पार्टिकल मिले और जो रॉक पार्टिकल अरुण नदी के द्वारा इरोड किए गए वो दोनों रॉक पार्टिकल एग्जैक्टली सेम सोर्स से ही मिले हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो ये एक बेसिकली बहुत ज्यादा नॉन जनरल चीज हमें पहली बार ज्योग्राफी में यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेबरिंग पीक पर भी हमको बेसिकली इसका इफेक्ट देखने को मिला है। आइसोस्टेटिक रिबाउंड जो है वो आपको मकालू पीक और लात्सो पीक जो है इसमें भी हमें यहां पर देखने को मिला है। अब ये फाइंडिंग जो है ये काफी ज्यादा बेसिकली अनसर्टेन है, क्योंकि यहां पर कुछ एक्सपर्ट जो है वो बेसिकली अभी भी इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो अभी इस स्टडी का पूरी तरीके से आ ही रहा है। वो लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो रिवर इसी तरीके का सिग्निफिकेंट माउंटेन अपलिफ्ट करती है। इसे सिर्फ हम लोग एक इंसिडेंट से प्रूव करके पूरी की पूरी थ्योरी में इसे हम लोग शामिल नहीं कर सकते हैं। हमें और ज्यादा रिसर्च और हमें और ज्यादा प्रूफ की यहां पर बेसिकली बात करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके की रिसर्च सही होती है तो ये सिर्फ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के बीच का रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं ये हमारे क्लाइमेट चेंज से भी पूरी तरीके से कनेक्ट करता है, क्योंकि यहां पर इरोजन जो रेट है अगर वो अपलिफ्टमेंट को बढ़ा रहा है तो इसमें हमें क्लाइमेट चेंज का भी रोल बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। और अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जैसी पीक का अपलिफ्टमेंट हो रहा है उस पर्टिकुलर इरोजन से, तो हमें यहां पर इसके वन टाइम मॉनिटरिंग से बात नहीं चलेगी, हमें बेसिकली इसका जो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग है वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। सिर्फ माउंट एवरेस्ट की ही नहीं, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट की माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज को भी देखना पड़ेगा, अलग अलग माउंटेन और पीक्स को देखना पड़ेगा। और अगर कहीं जाकर हर जगह ये प्रूफ होता है तभी हम लोग इसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तब तक ये शंका की निगाहों से ही देखा जाएगा इसे। तो सबसे पहली चीज जो हमें निकल कर आती है इसमें यह कि अभी जो फाइंडिंग है और ज्यादा सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। क्या ये सच में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है? वी नीड टू बेसिकली डू मोर रिसर्च रिलेटेड टू दिस। और ये जो रिसर्च है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग तरीके के कोऑपरेशन से होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हिमालय के अपलिफ्टमेंट में क्या सच में रिवर का कोई एक मेजर रोल रह रहा है या फिर ये एक टाइप का एक्सेप्शनल सिनेरियो या केस हमें देखने को मिला है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, so for that, please stay tuned to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I will see you in the next video. Thank you very much.